जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज की क्लास फिर हम शुरुआत करते हैं। पुनः हम शुरुआत करते हैं। हालांकि इससे पहले हम आप लोगों को फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताए थे, तो फिरोज शाह तुगलक को लेकर के आज भी कुछ बातें करनी है, वो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आगे हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु सर्वाधिक नहरें बनाई हैं। यानी सबसे अधिक जो नहर बनाया है वो कौन बनाया है? फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया है। किसके लिए? तो सिंचाई के लिए, यानी पटाने के लिए, खेत में पानी पटाने के लिए। ठीक है, पटा यानी पानी, खेत में पानी पटाना, उसी को सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो सबसे अधिक नहर बनाने का काम किया कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे देखिए, इसने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगवाया गया, यानी उपज का 1/10वां भाग। यानी इसने जो है ना, वो जो पानी जो पटाने का जो काम करता था उस पे जो कर रखा गया, कर जो लागू किया गया, उस कर का नाम रखा हक ए सर्व। क्या नाम रखा? हक ए सर्व। ठीक है और जो है उपज का 1/10वां भाग जो है ना, किसको चाहिए? तो फिरोज शाह तुगलक को चाहिए टैक्स के रूप में। ठीक है, आगे है 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। यानी ये जो है फिरोज शाह तुगलक 5 नहर, सबसे बड़ा नहर बनाने का काम किया है, सबसे बड़ी नहर बनवाया है ना। देखिएगा, अहमद सर हिंदी के ग्रंथ तारीख ए मुबारक शाही, यानी ये जो निर्माण, जो 5 नहर का जो निर्माण करवाया है, और इस नहर की जानकारी हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो तारीख ए मुबारक शाही से प्राप्त हो रही है। और ये जो तारीख ए मुबारक शाही है, ये किस ये जो है अहमद सर हिंदी के ग्रंथ है। समझ गए ना। आगे है, देखिए कौन कौन सा नहर है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप, एक तो दिल्ली में बनाया, यमुना से हिसार तक, हिसार तक उलूग खानी नहर, जिसका नाम है उलूग खानी नहर। दूसरा का नाम है राजवाही नहर। ठीक, कोई दिक्कत? आगे है हांसी। आगे घग्गर से फिरोजाबाद भी नहर बनाने का काम किया। आगे फिर यमुना से फिरोजाबाद भी एक नहर का निर्माण किया। यानी सबसे लंबा लंबा सेवा नहर बनाने का काम किया कौन? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। ठीक है, 5 नहर बनाया है। आगे हैं, दिल्ली में 1200 फलों में के उद्यान लगाकर फलों की खेती करवाया। यानी दिल्ली में 1200 फल, यानी 1200 फल का जो उद्यान लगाया। ठीक है, और उद्यान लगा करके और फलों की खेती करवाने का काम शुरू किया वहां से। ठीक है, उसके बाद कुश्क ए मीनार नामक महल बनवाया। यानी कुश्क ए मीनार कौन बनवाया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। आगे अशोक के मेरठ व टोपरा स्तंभ के लेख को दिल्ली लेकर आया है। यानी अशोक का जो मेरठ व टोपरा का जो स्तंभ है, अशोक का स्तंभ, और मेरठ का जो टोपरा का जो स्तंभ है, उसे लेकर के दिल्ली लेकर के आया है कौन? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रमुख विभाग, यानी अलग अलग विभाग जो बनाया है वो कौन कौन सा देख लीजिए। सबसे पहले है नंबर 1, दीवान ए बंदगान। क्या है? दीवान ए बंदगान, यानी इसका मतलब होता है गुलामों या दासों का विभाग। यानी नौकर का विभाग भी एक अलग बना दिया है। ठीक है, नौकर का डिपार्टमेंट एक अलग बना दिया है, जिस विभाग का नाम रख दिया दीवान ए बंदगान। उसके बाद है दीवान ए खैरात, इसका मतलब होता है दान विभाग। यानी दान जो भी करेगा ना, उसका भी एक विभाग अलग कर दिया है। ठीक है, तो उसी को बोला गया है दीवान ए खैरात। आगे देखिए, आगे हैं दीवान ए रोजगार। तो दीवान ए रोजगार का मतलब होता है जो बेरोजगार है, बेरोजगार को रोजगार देना है। तो उसका भी एक विभाग अलग कर दिया था। उसके बाद आगे है बाबू दीवान ए इश्तहाक। क्या है? दीवान ए इश्तहाक, इसका मतलब होता है वृद्धावस्था पेंशन विभाग। यानी जो इंसान बूढ़े हो गए हैं, चाहे महिला हो या जेंट्स हो या पुरुष हो, उन सभी को वृद्धा पेंशन के रूप में रुपया देना है। जैसे अभी के समय देख लीजिए, अभी भी चल रहा है ना, तो सोचिए उसी समय से वृद्धा पेंशन चलते आ रहा है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक का देखिए दिल कितना बड़ा था कि ये जो बूढ़े बूढ़े इंसान को जो है ना रुपया देते थे वृद्धा पेंशन के रूप में। ठीक है, उसके बाद है, और उसका एक क्या था विभाग अलग कर दिया गया था। आगे है शोहरत ए आम। क्या है? शोहरत ए आम। शोहरत ए आम का भी एक स्थापना किया विभाग का। और इसमें जो है ना सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग का मतलब होता है
कि कहाँ पे नहर बनाना है, कहाँ पे एक प्रकार से क्या कहते हैं गुरुकुल बनाना है, कहाँ पे क्या करवाना है, यानी सार्वजनिक जो स्थल होता है ना, सार्वजनिक स्थल बनाने का काम भी जो होता है उसका एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे क्या है? आगे अस्पताल। अस्पताल भी बनाने का काम किया है ना, जिसको कहते हैं दारुल सफा का निर्माण भी करवाया है। यानी फिरोज शाह तुगलक जो है एक अस्पताल बनाया है, जिस अस्पताल को कहते हैं दारुल सफा। क्या कहते हैं? दारुल सफा का निर्माण करवाया। आगे फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो नासिरुद्दीन महमूद थे। कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद थे। और ये जो है 1394 ईस्वी से लेकर के 1442 ईस्वी तक शासन किया, और यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आगे हैं, इसके काल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था, जिसका पूरा नाम क्या है? तामुरलाने। यानी कहने का मतलब है कि नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में जो है आक्रमण किया 1398 ईस्वी में तैमूर। ठीक है, तैमूर ने क्या किया? आक्रमण किया। आगे है ईरान का चगताई तुर्क। ईरान का चगताई तुर्क थे। आगे है खैबर दर्रे को पार कर भारत आया था। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। आगे है इसने 15 दिन तक दिल्ली, सॉरी तैमूर की बात कर रहे हैं, तैमूर की बात कर रहे हैं। और तैमूर यहाँ कहाँ? ईरान का चगताई तुर्क थे, और खैबर दर्रे को पार करके भारत आया था तैमूर। ठीक है, और इसने 15 दिन तक दिल्ली को लूटने का काम किया। नासिरुद्दीन महमूद देखते रह गया, समझ गए ना, और वो जो है लूट के लेके चल गया। और आत्मकथा भी है तुजुक ए तैमूरी, यानी तुर्की भाषा में लिखा गया है। और फारसी अनुवाद किया है कौन? तो अबू तालिब ने किया है। यानी अबू तालिब ने जो है उसे अनुवाद किया है फारसी भाषा में। आगे तैमूर के आक्रमण के समय भारत में तुगलक वंश के 2 शासक अलग अलग जगह से शासन कर रहे थे। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में तुगलक वंश क्या थे कि अलग अलग शासन कर रहा था, तो क्या कमजोर पड़ेगा ना, अलग अलग शासन कर रहे थे। और दिल्ली का कौन शासक थे? तो नासिरुद्दीन महमूद थे, और नुसरत शाह ये जो है फिरोजाबाद के शासक थे। अलग अलग शासन कर रहे थे, चला रहे थे। और नासिरुद्दीन की मृत्यु 1412 ईस्वी में हो जाता है। इसकी हत्या के बाद दिल्ली के अमीरों ने अफगान दोआब के फौजदार दौलत खां लोदी को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। दिल्ली का क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। 1412 से लेकर के 1412 से लेकर 14 तक के बीच में। आगे है दौलत खां की हत्या, यानी दौलत खां की हत्या भी कर देता है। कौन करता है? खिरीज खां करता है। कौन करता है? खिरीज खां। आगे है ये सैयद वंश का संस्थापक था, यानी खिरीज खां जो है ये सैयद वंश का संस्थापक था। कोई दिक्कत? आगे आ जाइए, अब सैयद वंश पे आ जाइए। और सैयद वंश का स्थापना हो जाता है, और ये 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। ठीक है, और इसका जो संस्थापक कौन थे? तो खिरीज खां थे, है ना। ये तैमूर का सेनापति था, और तैमूर की सहायता से शासक बना था ये। कौन? तो खिरीज खां। आगे इसे उपाधि मिला है कौन सा? रैयत ए आला का उपाधि भी मिला है। ठीक है, आगे है मुबारक शाह। 1421 ईस्वी से लेकर के 1434 ईस्वी तक इसका शासन रहा, और मुबारकबाद नगर की स्थापना की। मुबारकबाद नगर की स्थापना किसने किया? तो मुबारक शाह ने किया है। आगे शाह या सुल्तान की उपाधि धारण की। कौन? मुबारक शाह। आगे है स्वयं के नाम के सिक्के चलाए। कौन? मुबारक शाह। और खुतबा भी पढ़ाया अपने नाम से। आगे दरबारी विद्वान यहिया बिन सरहिंदी, यानी दरबारी विद्वान था, है ना। यहिया बिन सरहिंदी ग्रंथ लिखवाया, है ना। तारीख ए मुबारक शाही उसका नाम रखा। आगे है मोहम्मद शाह। कौन है? मोहम्मद शाह, यानी 1434 से लेकर के 1445 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, यह बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था, यानी बहलोल लोदी को जो अपना पुत्र मानता था। कौन? मोहम्मद शाह। और इसे उपाधि प्रदान की। कौन सा? तो खान ए जहां और खान ए खाना का उपाधि दिया। किसे? तो बहलोल लोदी को। और इसके द्वारा स्थापित नगर मोहम्मदाबाद, है ना, नगर स्थापित किया। यानी मोहम्मद शाह ने एक नगर का स्थापना किया, जिस नगर का नाम था मोहम्मदाबाद। ठीक है, मोहम्मदाबाद। आगे है अलाउद्दीन आलम शाह।
उसके बाद जो है अलाउद्दीन आलम शाह का समय आता है, और ये जो 1445 से लेकर के 1451 तक शासन करता है, और यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इसका अपने वजीर से झगड़ा हो गया था, यानी अपने प्रधानमंत्री से झगड़ा हो गया था। किसको? तो अलाउद्दीन आलम शाह को। ठीक है, झगड़ा हो गया, और तथा यह बहलोल लोदी को सत्ता सौंप देता है, यानी वो जो है बहलोल लोदी को कहता है कि यह जो है सत्ता आप ले लीजिए और आप चलाइए इस पूरे के पूरे क्षेत्र को। ठीक है, और जो सत्ता को सौंप देता है किसको बताइए? तो क्या कहते हैं? बहलोल लोदी को। ठीक है, तो चलिए, टाइम बहुत हो चुका है, समझ गए ना? अभी के समय में लगभग देखिए 12:30 बज चुका है। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हालांकि मैं क्लास बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कट खींचने का काम किया हूँ, समझ गए ना? लगातार अभी हम आपको 3 क्लास दिए हैं, ठीक है ना? तो हालांकि आप लोग इस क्लास को कर लीजिएगा, ठीक ना? जब हम रिवीजन जब आप लोगों को करवाएंगे ना, तो रिवीजन में अच्छी तरीके से आपको हम और फिर हम बता देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।